गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ना बेटा? आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज म्यूटेशन। आपने क्लास 10th में चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पे आपने म्यूटेशन का नाम सुना था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ और भी स्पेसिफिक पॉइंट पढ़े थे। बट यहाँ पे आपको क्लास 12th में अप टू नीट लेवल पे फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको म्यूटेशन समझना है। टाइप्स कितने होते हैं, म्यूटाजन किसे कहते हैं, ठीक, और म्यूटेशन में जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जीन म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। क्लियर ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेशन। ठीक बेटा, चलिए म्यूटेशन ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या हुआ था एक्चुअल में? म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन चेंज। आप ऐसे समझ लो, म्यूटेशन मीन्स होता है सडन चेंज। आपके क्रोमोसोम में जो जीन्स है, ठीक, डीएनए के अंदर जो जीन्स है उसमें सडनली चेंज है। और ये चेंज कब आएगा? हमारी बॉडी में नहीं आएगा, जब कोई पर्सन एडल्ट कंडीशन में है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब जाइगोट से क्लीवेज स्टार्ट होता है, जाइगोट में एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस, तो उसी टाइम में जो चेंजेस होना है वहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। मतलब जो नई जनरेशन बनेगी ना, उसमें म्यूटेशन दिख सकता है। जो जनरेशन प्रेजेंट टाइम में है उसमें म्यूटेशन का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग मॉडिफिकेशन हो चुका है। ठीक ना? आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो साइड इफेक्ट वो अलग चीज़ है। म्यूटेशन में स्पेशली हमें दो म्यूटेशन मिलता है, एक सोमैटिक और एक जर्मिनल। अब सोमैटिक को हम अपने तक सीमित रख सकते हैं, दूसरे में नहीं पहुंचा सकते। अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं क्रिकेट खेलने की, अगर मैं बहुत अच्छी बॉलिंग की प्रैक्टिस करता हूं, तो आपको पता है अगर मैं बहुत अच्छा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूं तो मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। मैं आने वाले समय में एक अच्छा बॉलर बन सकता हूं। तो ये चेंजेस है, लेकिन ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा। और जो जर्मिनल म्यूटेशन होता है बेटा, अगर जर्मिनल म्यूटेशन आ गया ना, तो जर्मिनल म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा, फिर वो इवोल्यूशन करा सकता है। इवोल्यूशन करा सकता है। जैसे आपने एग्जांपल सुना है जिराफ का। अफ्रीका में जिराफ नॉर्मली हाइट में बहुत छोटे होते थे, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके लिए खाने की प्रॉब्लम शुरू हुई। अकॉर्डिंग टू लैमार्क और डार्विन के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, तो स्पेशली लैमार्क के, कि जब उनको प्रॉब्लम ऐसी हुई तो उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, चेंजेस आते गए। आज देखिए जिराफ की गर्दन और आगे वाले दोनों पैर कितने ज़्यादा लंबे हैं। तो ये चेंजेस है जर्मिनल म्यूटेशन और सोमैटिक। ये सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले म्यूटेशन कहते किसे हैं, किसने डिस्कवर किया था, कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, या कौन से ऑर्गेनिज्म पे, ये सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करते हैं बेटा। ठीक, चलिए देखते हैं म्यूटेशन। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डार्विन। किसने बेटा? डार्विन। एंड गेव द टर्म स्पोर्ट। क्या टर्म दिया था बेटा? इन्होंने म्यूटेशन नहीं कहा था, इन्होंने स्पोर्ट्स कहा था। स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, प्लेयर की पोजीशन फिक्स नहीं होती। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो विकेट कीपर को छोड़ दें, जबकि विकेट कीपर की में देखा होगा आपने, मोशन होता रहता है, प्रॉपर्ली वो मूव करता रहता है। या फिर आप किसी भी प्लेयर का देख लो फील्ड में जो खड़े रहते हैं, उनकी पोजीशन प्रॉपर्ली चेंज होती रहती है, और अचानक चेंज होती है, स्पेसिफिक नहीं होती अगली बार किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये जंप करेंगे या नहीं करेंगे, आगे जाएंगे पीछे, कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक, वो सडन चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के वो चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा, इन्होंने बताया कि सडन चेंज ऐसा होता है, लेकिन ये प्रॉपर्ली इन्होंने म्यूटेशन नाम ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। ठीक, तो इसको प्रॉपर्ली डिस्कवर किसने किया? तो डिस्कवर्ड बाय, ध्यान रखिएगा यही मेन थे बेटा, डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीज। कौन थे बेटा? ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक ना बेटा? हॉलैंड के थे ये। ह्यूगो डी ब्रीज ने इसे डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट ऑन ओनियोथेरा लैमार्कियाना। ओनियोथेरा
लैमार्कियाना, ठीक, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज। क्या बोलते हैं बेटा, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है ना। इस प्लांट से जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है इवनिंग प्रिमरोज, साइंटिफिक नेम होता है ओनियोथेरा लैमार्कियाना। इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि बॉडी में मतलब ऑर्गेनिज्म में सडन चेंज आता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। क्लियर है सबको, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या थी वो जरा देखते हैं। देखो बेटा परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, ध्यान समझिएगा। डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एनी quantitative or qualitative change in phenotype in the genetic material, change in the genetic material, change in genetic material which change the phenotype of an individual, ठीक ना बेटा। कह रहा है एनी क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, दोनों में से कोई भी चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, विच चेंज द फिनोटाइप, उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ही चेंज हो जाएगा, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटेशन। और करके दूसरी डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, सडन चेंज इन अ जीन ऑफ क्रोमोसोम, in a gene of chromosome, ठीक ना बेटा, तो उसे भी हम म्यूटेशन के नाम से ही जानते हैं, ठीक। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट डाल के लिखिएगा बेटा। म्यूटेशन आर बोथ that is dominant and recessive but most of the mutation are recessive, क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है, डोमिनेंट और रेसेसिव, बट मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो देखा गया बेटा, ऑब्जर्व किया गया है, वो रेसेसिव कंडीशन में ही मिला है। क्लियर है सबको, आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। चलिए देखते हैं आगे। म्यूटेशन, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, म्यूटेशन ऑकर इन बोथ सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल, दोनों सेल में होता है बेटा, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। क्लियर है सबको, बट somatic mutation are non-inheritable,
इनहेरिटेबल, ठीक ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा ये सोमैटिक म्यूटेशन पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, क्लियर है। जर्मिनल म्यूटेशन अगर जर्मिनल सेल में चेंज आता है तो वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, बट इसके लिए बेटा टाइम काफ़ी लगता है। जर्मिनल म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं होता है, जब पूरी स्पीसीज स्ट्रगल करती है तब जाके कहीं जर्मिनल म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा तभी चेंजेस आएंगे बेटा, अदरवाइज चेंजेस नहीं आ सकते, ठीक ना। तो कई 100 साल लग जाते हैं, जैसे जिराफ को कई 100 साल लग गए अपने आप को पूरी तरह से वहाँ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि डार्विन ने ये बात कही थी, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आपको इस अर्थ पे रहना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, मरते दम तक, जब तक आप खत्म नहीं हो जाते। तो आप सर्वाइव कर सकते हो फिट होके, और जो इंडिविजुअल फिट होगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी। तो उन्होंने नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन। हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना बेटा, इवोल्यूशन चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा जो सोमैटिक म्यूटेशन होता है वो नॉन इनहेरिटेबल होता है, जबकि जर्मिनल म्यूटेशन जो होता है बेटा वो इनहेरिटेबल होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक। टाइप ऑफ म्यूटेशन में आपको दो चीज़ें बेसिकली मिलेंगी, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जीन म्यूटेशन, ठीक। जीन म्यूटेशन को दूसरे नाम से पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है या फिर इंटरजेनिक म्यूटेशन भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर सबको। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ध्यान रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ म्यूटेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको ये भी बता रहा हूँ अभी क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है कि ये क्वेश्चंस यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। इतना ध्यान रखिएगा सोमैटिक म्यूटेशन नॉन इनहेरिटेबल होता है, जबकि यहाँ लिख सकते हो वेयर एज जर्मिनल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो आपको कितने टाइप का मिलेगा बेटा? 2 टाइप का। फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकंड कौन सा मिलेगा बेटा? जीन म्यूटेशन। कौन सा मिलेगा? जीन म्यूटेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर है सबको? ठीक, तो पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन कहा जाता है। और पहला कौन सा बेटा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो हमें दोनों 1 बाय 1 पढ़ने हैं, और दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल पे तो पूछा ही जाता है। रही बात नीट लेवल पे, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ना है हमको। सबसे पहले इतना ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी आपको 2 कैटेगरी मिलेगी। एक है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं 1 बाय 1, ठीक। सबसे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक ना बेटा? चलिए आप ऐसे बना सकते हो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसको डिवाइड किया गया 2 में, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना बेटा? और एक आपका कौन सा होगा? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपको कौन कौन से मिलेंगे बेटा? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ठीक, ट्रांजिशन, आई थिंक ट्रांजिशन ही है, ट्रांजिशन
इन्वर्जन, ठीक ना बेटा। ये 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, जबकि इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें आपको स्पेशली 2 पॉइंट मिलेंगे, यूपोलाइडी और एनुपोलाइडी, यूपोलाइडी एंड एनुपोलाइडी बेटा, ठीक ना बेटा। तो ये 2 आपको मिलेंगे, जबकि यूपोलाइडी में आप जब पढ़ोगे तो यहां पे आपको हैप्लॉइडी और पॉलीपेलाइडी, ये दोनों केस आपको देखने को मिलेगा, जबकि इसमें आपको मिलेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी नहीं, हाइपोपोलाइडी और हाइपरपोलाइडी, ये 2 आपको मिलेंगे बेटा, ठीक। आई बात समझ में। तो हमें 1 बाय 1 इस चीज़ को पढ़ना है, तो अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन शॉर्ट पहले आप इस टेबल को बनाइए, फिर 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्लियर है सबको? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में फर्स्ट, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? इसका फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक। आपको काफ़ी आसान होगा इस चीज़ को याद रखने में कि कहाँ पे कौन सा म्यूटेशन है, ठीक। चलिए फर्स्ट आपका है, फर्स्ट आपको जो पढ़ना है बेटा यूपोलाइडी, ठीक। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम पढ़ रहे हैं ड्यू टू, हेडिंग डालिएगा, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है बेटा? ठीक। अब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जो पहला आपको मिलेगा फर्स्ट, वो है यूपोलाइडी। यूपोलाइडी, यूपोलाइडी में डेफिनेशंस क्या है उसको नोट डाउन करिएगा। डेफिनेशन क्या है? इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम, set of chromosomes changes, change that is increase और decrease, ठीक। increase that is increase और changes, तो इसमें changes आएगा, ठीक। अब क्या होगा, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें तो एग्जाम्पल में हमें मिलेगा n हो सकता है हैप्लॉइडी, 2n हो सकता है, 3n हो सकता है बेटा, ठीक। इवन ETC इसके आगे कंडीशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको 2 केस मिलता है, एक हैप्लॉइडी का और एक किसका मिलता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और ध्यान रखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, पॉलीप्लॉइडी जो है इसकी डेफिनीशन आपसे NCERT में दी हुई है, ये आपसे पूछी जाती है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, और ये जो कंडीशन स्पेशली प्लांट्स में देखने को मिलती है, ऑर्गेनिज एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेगी आपको प्रॉपर, ठीक। तो पॉलीप्लॉइडी में कौन सा प्लांट एग्जाम्पल है, ये नीट में आपसे पूछा जाता है बेटा, ठीक। अब पॉलीप्लॉइडी में 2 कंडीशन इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, पॉलीप्लॉइडी की, ठीक। तो पॉलीप्लॉइडी में हैप्लॉइडी तो नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, बट पॉलीप्लॉइडी इंपॉर्टेंट है बेटा। यूपोलाइडी में आपका पॉलीप्लॉइडी ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन NCERT में गिवन है, मैं उसको ओरली बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए, अदरवाइज NCERT से डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और वहाँ लिखा भी हुआ है कि इसका एग्जाम्पल स्पेशली आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ प्लांट्स का नाम मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से प्लांट्स इसके एग्जाम्पल में इंक्लूडेड है। डेफिनेशन क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कब होती है बेटा, पहले कैरियोकाइनेसिस होती, देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, ठीक, सेल का डिवाइड होना। क्लियर है सबको? प्लांट सेल में सेल प्लेट द्वारा डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, जबकि एनिमल सेल में सेल फरो द्वारा होता है। इस चीज़ को माइंड में बैठा रहेगा, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल फरो द्वारा होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। डेफिनेशन क्या है, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज के बाद
4 स्टेज आपने पढ़ी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आता है, लेकिन वो प्रोसेस फेल हो जाती है ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। पूरा एक सेट क्रोमोसोम का बढ़ जाता है इन एन ऑर्गेनिज्म। दिस फेनोमेनन इज नोन एज पॉलीपोलाइडी। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब इसमें जो एग्जांपल है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑटो पॉलीपोलाइडी और एलो पॉलीपोलाइडी। तो आप ऑटो और एलो पॉलीपोलाइडी छोड़ दीजिए, मेनली एग्जांपल में फोकस करिए। एग्जांपल में आपको मिलेगा बनाना, ठीक, बनाना के केस में ये देखा गया है। और दूसरा एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा, ब्रासिका ओलेरेसिया, ये एक मस्टर्ड की वैरायटी है, उसमें ये केस देखने को मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है। एन था, एन से 2n हो सकता है, 2n से 3n हो सकता है, क्लियर ना। तो पॉलीपोलाइडी इसी में इंक्लूडेड होता है बेटा, क्लियर है सबको। तो ये नोट डाउन करिएगा। और इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। पॉलीपोलाइडी आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और पॉलीपोलाइडी प्लांट्स के केस में स्पेशली मिलता है। ये आपसे नीट में पूछा जाएगा कि कौन से प्लांट में मिलता है, प्लांट्स का नाम देगा, पूछेगा कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करता है। एनुपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, यूपोलाइडी, ऐसे कुछ टर्म्स दिए होंगे, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं एनुपोलाइडी, ये पहला था बेटा, ठीक। इसमें दूसरा जो है वो देखते हैं बेटा। अब वहां से कौन सा क्वेश्चन नीट में बनता है वो जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको मिलेगा सेकंड एनुपोलाइडी। एनुपोलाइडी में आपको 2 मिलेंगे बेटा। कौन से 2 मिलेंगे? हाइपोपोलाइडी और हाइपरपोलाइडी। बहुत गर्मी हो रही है। हाइपरपोलाइडी, ठीक। हाइपो मीन्स क्या होता है? कम, डिक्रीज होना। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज्यादा, इंक्रीज करना, क्लियर ना। तो यहां पे हाइपर और हाइपो का टर्म यूज हुआ है। हाइपो में कौन सा टर्म आएगा बेटा? एक आएगा आपका मोनोसोमी, मोनोसोमी, ठीक ना बेटा। मोनोसोमी में जो कॉन्सेप्ट है 2n-1, 2n इज इक्वल टू 46, -1 करोगे कितना आ जाएगा? 45, क्लियर है सबको। दूसरा आपको नलिसोमी, 2n-2, क्लियर ना बेटा। और अगर हम बात करें हाइपरपोलाइडी की, तो ध्यान रखिएगा यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइसोमी, 2n+1, और एक मिलेगा आपको टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, इसमें क्या मिलेगा बेटा? 2n+2, क्लियर ना। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। हमसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ट्राइसोमी ही पूछेगा, ठीक ना बेटा। इस पे अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। ट्राइसोमी ही आपसे पूछा जाता है, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा किसका है? आपको लिखा रहेगा 2n+1, 2n+2, 2n-1, 2n-2। बताइए इसमें से मोनोसोमी कौन सा है? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर ना। तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं फर्स्ट आपका ट्राइसोमी, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्राइसोमी, ये हमें पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में कह सकते हो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्राइसोमी सबसे पहले किस में देखा गया था, ठीक। और अगर देखा गया था तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था, स्पेशली प्लांट्स या एनिमल्स, किसने देखा था उसका भी नाम, प्लस कौन से ईयर में देखा गया था, ठीक ना। दूसरी चीज, ह्यूमन बींग्स में क्या इसका कोई इफेक्ट है ट्राइसोमी का? अगर है तो वो कौन सी चीज है, ठीक। 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ट्राइसोमी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था और किस ऑर्गेनिज्म में किया था। तो देखिए ट्राइसोमी फर्स्ट टाइम seen in धतूरा। आपने प्लांट का नाम सुना होगा धतूरा, स्पेशली शिवरात्रि के दिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक। और आपने हिंदी में भी सुना होगा जो खाए बौराए जो पाए बौराए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था पहले, प्रीवियस क्लास में कहीं आपने सुना होगा इस लाइन को, ठीक।
तो ये धतूरे का साइंटिफिक नेम है, इसको कॉमनली जिम्सोन सीड कहा जाता है, जिम्सोन वीड, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट टाइम सीन इन धतूरा किसने देखा था? बाई पर्सन का नाम है A.F. ब्लैक लेस्ली, ठीक, एंड हिज को वर्कर, और इनके साथ इनके कुछ को वर्कर थे बेटा। कौन से ईयर में देखा था ये भी आपसे पूछा जाता है, 1924। क्लियर है सबको? अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, इन ह्यूमन बीइंग्स की, कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्राइसोमी का क्या कोई एग्जाम्पल है या नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर हम बात करें बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। कौन सा मिलेगा बेटा? डाउन सिंड्रोम। पहला एग्जाम्पल मिलेगा डाउन सिंड्रोम, ठीक ना बेटा। दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा एग्जाम्पल मिलेगा आपको पटाउ सिंड्रोम। कौन सा मिलेगा? पटाउ सिंड्रोम, ठीक है बेटा, पटाउ सिंड्रोम, जिसमें से एक आपके एनसीईआरटी में मेंशन है डायरेक्टली। डाउन सिंड्रोम आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब आपसे पूछेगा डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है? 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक ना बेटा। केवल इतना ही पूछेगा, नीट लेवल पूछेगा तो कौन से नंबर पे चेंज आता है? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की तो 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना बेटा। और अगर हम बात करें पटाउ सिंड्रोम तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 13th नंबर। ट्राइसोमी जो होगी वो कौन से नंबर पे होगी? ट्राइसोमी 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ट्राइसोमी का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो प्लांट्स के केस में एग्जाम्पल आपको धतूरा मिलेगा, इसीलिए धतूरा पॉइजनस नेचर शो करता है क्योंकि उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक। तो डाउन सिंड्रोम 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पटाउ सिंड्रोम 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम में देखा गया। ठीक, यहाँ पे ट्राइसोमी होती है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। आपने ट्राइसोमी का केस देखा था 2n+1, हमारे पास 2n = 46 होता है। 21 नंबर पे एक और एडिशन हो जाता है, एक और कॉपी हो जाती है। ठीक, लेकिन आपको पता है 21 नंबर पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ऑटोसोम होता है। क्लियर है सबको? तो ये रहा बेटा ट्राइसोमी का केस, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। क्लियर है सबको? आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे देखते हैं बेटा। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब हम पढ़ते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपने दो चीजें पढ़ी, यूपोलाइडी और एनूपोलाइडी। अब हम चलते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, जिसमें पहले आपको फ्लो चार्ट मैंने बना के दिखा दिया था, जिसमें हम पढ़ेंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन, ठीक है बेटा, और इन्वर्जन एंड ट्रांजिशन। ये 4 स्टेज पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कैसे चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें समझते हैं वन बाय वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू change in structure of chromosome, change in structure of chromosome, ठीक। पहला आपको कौन सा मिलेगा? डिलीशन। क्या मिलेगा बेटा? डिलीशन, डिलीट होना, कोई जीन का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट गायब हो जाना, ठीक ना बेटा। तो डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, ट्रांजिशन है और इन्वर्जन है। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या चेंजेस मिलेगा। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए डिलीशन में क्या होगा, कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ पे जीन लोकेट है A, B, C, D और E। क्लियर है? यहाँ पे जीन लोकेट किया गया है। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम A, B, C, D, E। अब इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने पे क्या हुआ? आपका ये सेगमेंट ही गायब हो गया। A, B, C तो दिख रहा था,
ए बी सी दिख रहा था, डी ई गायब हो गया, डिलीट हो गया, इसे बोलते हैं डिलीशन। अब सोचो अगर ये जीन यहां से इसमें चेंज आ गया, ये जीन गायब ही हो गया, तो सिंपल से वो कैरेक्टर ही अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जब उसकी बर्थ होगी, जब वो आगे चल के बड़ा होगा, तो उस पर्टिकुलर जो जीन एब्सेंट है उसका जो कैरेक्टर होगा वो उसमें शो ही नहीं होगा। अब वो कौन सा कैरेक्टर है ये तो उसकी बर्थ के बाद ही पता चल पाएगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तभी हमें पता चल सकता है कि कौन सा कैरेक्टर उसमें डिसअपीयर है। क्लियर है? तो ये रही बात डिलीशन की। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें डिलीशन में तो कौन से आएंगे जरा देखिए। एग्जाम्पल आएगा बेटा, इसमें एग्जाम्पल जरूर नोट करिएगा। क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है बेटा, ये इसमें एग्जाम्पल इंक्लूड है। ठीक, ये इसमें एग्जाम्पल है क्राई डू चैट सिंड्रोम डिलीशन में। अगर हम बात करें नेक्स्ट की डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन में क्या है, किसी सेगमेंट की कॉपी हो जाना। अब किसी सेगमेंट की कॉपी होगी तो देखो कैसे क्या होगा। एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे, तो मान लो ये आपका है ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, ये नॉर्मल कंडीशन है। म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद क्या चेंज आया, कुछ ऐसा, क्या चेंज आया, ए बी सी डी ई, ठीक है बेटा, फिर सी डी आ गया या डी ई फिर से आ गया, ए बी सी डी ई और डी ई फिर से कॉपी हो गई। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये डुप्लीकेशन का एग्जांपल होता है। ठीक ना बेटा, सी डी या फिर डी कोई पर्टिकुलर सेगमेंट फिर से रिपीट कर गया। अब आपको पता है डी पहले से एक बार था और एक बार फिर से इसकी इक्वल कॉपी हो गई, तो आपको पता है ये कैरेक्टर पर्सन में मैक्सिमम टाइम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये कैरेक्टर हावी हो जाएगा पूरी तरह से अगर उस पोजीशन पे एक्टिवेट हो गया तो इसमें जो एग्जांपल्स इंक्लूड है डुप्लीकेशन में, वो एग्जांपल देखा गया है बार आई इन ड्रोसोफिला, बार आई इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, क्लियर ना बेटा। तो बार आई इन ड्रोसोफिला डुप्लीकेशन के केस में एग्जांपल है, डिलीशन के केस में एग्जांपल है क्राई डू चैट सिंड्रोम। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था बात डिलीशन और डुप्लीकेशन की। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका है ट्रांजिशन एंड इन्वर्जन, वो भी देखते हैं वन बाय वन। ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, क्या है ट्रांसलोकेशन, जरा वो समझिएगा। ट्रांसलोकेशन में कैसे चेंज आता है, ठीक, वो चीज हमें समझनी है बेटा। जरा देखते हैं, इसका कैप कहीं गिर गया, सॉरी। चलिए देखते हैं ट्रांसलोकेशन कैसे हम समझ पाते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट। इसमें क्या होगा बेटा, कुछ पॉइंट्स अगर हम लिखें यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट in between non-homologous chromosome is called translocation, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा कुछ ऐसा केस बनेगा, देखो पहले क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन, ठीक है। ठीक, तो ये थे ऊपर वाले, देखो कुछ अलग जीन है, नीचे वाले अलग, मतलब दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है, नॉन होमोलॉगस है। अब इसमें हुआ क्या, जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन में कैसे चेंज आया, जरा वो देखो कैसे क्या हुआ। स्टार्टिंग के दो तो सही थे, ए बी सी, ठीक, चेंजेस क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेगमेंट चला गया ऊपर और इसका पूरा का पूरा सेगमेंट आ गया बेटा नीचे। ये हो जाएगा ए बी
जे के एल एम और एन, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे होगा एच आई, क्या बचेगा ऊपर से सी डी ई एफ जी। क्लियर है सबको। अब ये जो जीन की पोजीशन चेंज हुई ना, अब ये जीन यहाँ पे अपीयर अपना फंक्शन शो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो समय बताएगा, बट ये चेंजेस हुआ, और चेंजेस होने के बाद ये प्रॉपर एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा ये तो उसकी बर्थ के बाद ही प्रॉपर पता चलेगा। क्लियर है। तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच जीन का एक्सचेंज हो जाना। क्लियर है सबको यहां तक, आगे चलें। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आपका है, ये तो बात थी ट्रांसलोकेशन की, आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन भी देख लेते हैं कैसे क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक, इन्वर्जन में कैसे क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या होता है 180 डिग्री पे रोटेशन हो जाता है प्रॉपर। ठीक, कैसे होगा जरा वो समझिएगा। लिखा हुआ है, एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ये एग्जांपल है ए बी सी, ठीक, डी ई एफ जी, ठीक ना बेटा। यहाँ क्या हुआ, मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ, सी डी और ई जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कुछ ऐसा रोटेट कर गया, ये रोटेट करके इधर और ये रोटेट करके इधर, तो फाइनली जो रिजल्ट मिला म्यूटेशन के बाद कुछ ऐसा, ए बी यहाँ पे आ गया, ई और डी अपनी जगह पे, सी और ई 180 डिग्री पे प्रॉपर रोटेट कर गए, एफ एंड जी। क्लियर है सबको। ये देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा होगा, ये वाला, ये नॉर्मल का केस था जिसमें सी डी परफेक्ट एक सीक्वेंस में थे, लेकिन हुआ क्या, म्यूटेशन की वजह से चेंज हुआ, सी और ई 180 डिग्री पे रोटेट कर गए, जिससे ई और सी की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक, इन्वर्जन। और ये ड्रोसोफिला के केस में एग्जांपल देखा गया है। अगर इसकी बात करें एक्सप्लेनेशन की, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, segment of chromosome broken and get inverted at 180 degree and reattached टू द पेरेंट क्रोमोसोम, फिर ये पेरेंट क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा, टू द पेरेंट क्रोमोसोम। ठीक ना बेटा। अगर आपको लेटर्स प्रॉपर हो सकता है, कहीं ब्लर हो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ओरली, उससे भी आप वॉइस से भी नोट कर सकते हो, इतना कोऑपरेट कर सकते हो बेटा। ठीक, तो द पेरेंट क्रोमोसोम से फिर डायरेक्टली वो अटैच हो जाता है। तो ये बात थी, ये एक्सप्लेनेशन था चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बिहाफ पे, कि स्ट्रक्चर का अगर क्रोमोसोम में चेंज आता है तो हमें 4 कंडीशन देखने को मिलेगी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। ये 4 चीजें हमें देखने को मिलेगी। जबकि हमने चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ा था एनुपोलाइडी एंड यूपोलाइडी। क्लियर है सबको। ये म्यूटेशन फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है बेटा ये। ठीक, पूरी कोशिश है कि इससे ज्यादा कहीं से कोई पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिले, लेकिन कोशिश पूरी है बेटा कि सारी चीजें आपको बताई जाए और एक एक चीज क्लियर की जाए जो आपसे नीट लेवल पे पूछी जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन की, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, वो भी एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक, जीन म्यूटेशन यानी पॉइंट म्यूटेशन, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा म्यूटाजेन। तो आज इस टॉपिक को फाइनली पूरा कवर करेंगे म्यूटेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं जीन म्यूटेशन। ठीक है बेटा। तो जीन म्यूटेशन कहते किसे हैं, ठीक, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा आप लोग। जीन म्यूटेशन देखो किसे कहते हैं, जीन म्यूटेशन जरा वो समझिएगा। जीन म्यूटेशन और
पॉइंट म्यूटेशन, इसी को पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। क्लियर ना बेटा, जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। अच्छा, क्या होता है जब वो समझते हैं पहले। ठीक, क्या होता है जरा देखिएगा बेटा। इट इज अल्ट्रेशन in the sequences of nucleotide. Nucleotide is a unit of DNA होता है बेटा। Nucleotide in nucleic acid or any change in the sequence of triplet bases। अगर यहाँ पे कोई चेंज आ जाता है तो भी आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा। ठीक, ट्रिपलेट बेसिस, फुल स्टॉप। if gene mutation arises due to change in single base pair of DNA, comma, it is called point mutation। क्लियर था बेटा, तब इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। आई बात समझ में। ठीक, आई होप आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इट इज द अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज अ यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाता है इन न्यूक्लिक एसिड, और एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट बेसिस। ट्रिपलेट बेसिस क्या है, जेनेटिक कोड हम पढ़ेंगे इसके बाद जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट बेसिस इफ जीन म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर में चेंज आया, किसी एक पॉइंट पे चेंज आ गया, तब उसे बोला जाता है बेटा पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर है सबको। तो ये है पॉइंट म्यूटेशन यानी जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका। ओके बेटा, अब देखते हैं जीन म्यूटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, वो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपको 3 मिलते हैं स्पेशली, हमें 2 ही पढ़ने हैं स्पेशली इसमें। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में हमें 2 मिलेगा, एक मिलता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, और एक हमें पढ़ना होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहले बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। ठीक है बेटा, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसे कहते हैं, हेडिंग डालिएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ठीक है बेटा। इसमें क्या है डेफिनेशन इसकी, क्या है, एडिशन, या तो क्रोमोसोम ऐड हो जाए, एडिशन, और डिलीशन, या तो कोई क्रोमोसोम मतलब जीन वहां पे कोई पार्ट ऐड हो जाए, डिलीशन, या तो कोई पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाए। अभी आपने पढ़ा था डुप्लीकेशन और डिलीशन। ठीक, एडिशन और डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन में पढ़ रहा है तो बेस पेयर ही होता है। ठीक, बेस पेयर फ्रॉम अ जीन is called frame shift mutation। ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है सबको। चलिए, ये तो बात थी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इसके एग्जांपल्स भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया, क्लियर है। बट आपसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पूछा जाएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड लेवल पे। ठीक,
डिलीशन और एडिशन। चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है बेटा, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। चलिए देखते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन, ठीक, ट्रांजिशन क्या होता है, द रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस by another purine base और pyrimidine by another pyrimidine base। क्लियर है सबको? या तो एक प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट हो जाए दूसरे प्यूरिन से, या फिर एक प्रिमिडीन का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हो जाए दूसरे प्रिमिडीन से, तब ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन में क्या मिलेगा बेटा देखने को, ट्रांसवर्जन इसमें क्या मिलेगा, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। यहां पे क्या हो रहा है, प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन के साथ हो रहा है, ठीक, और प्रिमिडीन का सब्स्टिट्यूशन प्रिमिडीन के साथ हो रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा प्यूरिन और प्रिमिडीन है क्या, वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, द रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन substitution of purine base by pyrimidine और replacement of pyrimidine by purine base। क्लियर ना बेटा? अब यहां पे देखो जस्ट उल्टा है, एक प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन एक प्रिमिडीन के द्वारा हो रहा है, जबकि ऊपर वाले में क्या था सॉरी, प्यूरिन का प्यूरिन से हो रहा था, प्रिमिडीन का प्रिमिडीन से हो रहा था, ठीक। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्या चीज है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्यूरिन और प्रिमिडीन कहते किसे हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में। जब आप इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसका आपको इन शॉर्ट मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा। कोशिश पूरी एक वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, वो डिपेंड आप पे करते हैं कि आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट करते हो और अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करते हो बेटा, ठीक। और बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस जो हमें समझाएगा प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी डीएनए के बारे में, तो वहां पे हमें प्यूरिन और पिरिमिडीन डिटेल में पढ़ना होता है, हमें मिलेगा। और आपने 11th क्लास बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये नाम आया होगा, ठीक ना बेटा। इवन क्लास 12th केमिस्ट्री में भी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पर ये नाम फिर से आएगा प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं जरा, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है विशेष, आप उसको बना के भी काम चल सकता है। देखो होगा क्या कुछ ऐसा, प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या है बेटा वो देख लो। नाइट्रोजिनस बेस में दो होते हैं, एक प्यूरिन बेस होता है और एक पिरिमिडीन होता है। मैं आपकी इन शॉर्ट बता दूं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक ना। प्यूरिन में आपका कौन सा आता है, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, जबकि पिरिमिडीन में आपके साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, तो यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन ये पिरिमिडीन बेस है, जबकि प्यूरिन बेस में आपके दो आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। क्लियर है? चलिए जरा देखो, ये तो थी बात नाइट्रोजिनस बेस की। ये डीएनए का कंपोनेंट्स है। डीएनए में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होता है,
पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये वहां पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए आप इसको कंटिन्यू करिए। अब देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 होते हैं डीएनए में। हम यूरेसिल को नहीं कर रहे, यूरेसिल अगर करेंगे तो थाइमिन के प्लेस पे ही यूरेसिल को रख सकते हैं। अब देखो, एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन बेस हैं, तो प्यूरिन को ऐसे कर लो, एक प्यूरिन प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। साइटोसिन, थाइमिन, पिरिमिडीन है दोनों आपस में। तो बताओ ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्रांजिशन के कि ट्रांसवर्जन के? आपने पढ़ा था एक प्यूरिन बेस प्यूरिन को रिप्लेस कर दे और एक पिरिमिडीन बेस पिरिमिडीन को रिप्लेस कर दे। साइटोसिन, थाइमिन दोनों पिरिमिडीन है, तो एक दूसरे को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांजिशन है। एडेनिन, ग्वानिन दोनों आपके प्यूरिन है, एक दूसरे को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन है। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, एक पिरिमिडीन बेस एक प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट कर दे, या फिर एक प्यूरिन बेस एक पिरिमिडीन को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो जब इस चीज को आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको डॉट से दिखाएंगे हम, ठीक। ये आपका प्यूरिन था, ये पिरिमिडीन है, इसको आप ऐसे बनाइएगा बेटा, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है, ये आपस में कर सकते हैं। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ये आपस में कर सकते हैं। ये तो देखो, ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन वो क्या शो कर रहा है, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन इसको बना लीजिएगा। और जो कौन सी लाइन, एक डॉटेड लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस लाइन ये क्या शो कर रहा है बेटा, ट्रांजिशन। आई बात समझ में सबको, ये क्या शो कर रहा है, ट्रांजिशन। क्लियर है यहां तक सबको? तो ये बात थी बेटा किसकी, जीन म्यूटेशन, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर पर्टिकुलर बेस पेयर में चेंज आता है, पॉइंट म्यूटेशन में आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। इस चीज को अच्छे से ड्रॉ करिएगा, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में किसको कौन सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस करता है। क्लियर है? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा म्यूटाजेन। म्यूटाजेन मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक। म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस कॉल्ड म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन में आपको मिलेगा फिजिकल म्यूटाजेन, केमिकल म्यूटाजेन। फिजिकल में आपको मिलेगा आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। ये सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमें एग्जांपल ही चाहिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डिटेल चाहिए तो, लेकिन हमें पॉइंट वाइज चाहिए, पॉइंट वाइज चाहिए, क्योंकि हमें एक एक चीज फोकस करना है, ना कि हम पूरा उसमें गाथा नहीं लिखनी है हमें पूरी। हमें मेन पॉइंट चाहिए, हमारा बोर्ड भी क्रॉस हो जाए अच्छे से, और हमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स पता चल जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी म्यूटाजेन। डिस्कस करते हैं म्यूटाजेन पे, ठीक। इसको आप बना लीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट आपका म्यूटाजेन, ठीक ना। म्यूटाजेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। देखो जरा, म्यूटाजेन ठीक, म्यूटाजेन कहते किसे हैं, दोज सब्सटेंस which causes mutation, those substance which causes mutation called mutagen, उसे हम बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक ना बेटा। तो जो सब्सटेंस म्यूटेशन कॉज करते हैं उसे बोलते हैं म्यूटाजेन। यहाँ पे नोट पॉइंट डालिएगा, नोट पॉइंट ये है, एक साइंटिस्ट है एच.जे. मुलर, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी इन्हें बोला जाता है बेटा। इन्होंने यूज एक्सरे एज अ म्यूटाजेन इन ड्रोसोफिला, ठीक ना बेटा, ड्रोसोफिला पे यूज किया था। और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने आपसे पूछा जाता है एक्सरे का यूज फर्स्ट टाइम एज अ म्यूटाजेन किस साइंटिस्ट ने किया था, एच.जे. मुलर ने।
दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एच.जे. मुलर को। ठीक, अब म्यूटाजेन होते कौन कौन से जरा वो देखिएगा। एक होता है फिजिकल म्यूटाजेन, फिजिकल म्यूटाजेन, और फिजिकल म्यूटाजेन में आपको कौन सा मिलेगा बेटा? फिजिकल म्यूटाजेन में मिलता है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। अब आपसे पूछेगा आयोनाइजिंग में कौन सा आएगा, नॉन आयोनाइजिंग में कौन सा आएगा। ठीक, तो देखिए जरा, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 टाइप्स का, आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें कौन सी एग्जांपल होगी, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें कौन सा एग्जांपल होगा। ठीक, अगर हम बात करें एग्जांपल की तो इसमें आएगा बेटा एक्स रेज, ठीक, और यहां एक आएगा गामा रेज। गामा रेज सबसे खतरनाक होती है बेटा। ठीक, और इसमें आएगा आपका यूवी रेज। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, नॉन आयनाइजिंग में आपका यूवी रेज होता है, आयनाइजिंग में आपका एक्स रेज या फिर गामा रेज होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं फिजिक्स से, एक्सरे की डिस्कवरी किसने किया था? एक्सरे की डिस्कवरी किया था प्रोफेसर रॉन्टिजन ने। प्रोफेसर रॉन्टिजन ने, स्पेलिंग हो सकता है बेटा फॉल्ट हो, प्रोफेसर रॉन्टिजन ने एक्सरे की डिस्कवरी किया था। बट ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक, एक्सरे नाम आया इसलिए आपसे डिस्कस किया, अदरवाइज आप इसी चीज को नोट करिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेन। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं केमिकल म्यूटाजेन। अगर हम बात करें केमिकल म्यूटाजेन की, केमिकल म्यूटाजेन, ठीक ना, तो केमिकल म्यूटाजेन में कौन सा आएगा? दोज केमिकल्स विच कॉजेज म्यूटेशन कॉल्ड केमिकल म्यूटाजेन। ये डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो। हम बात करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल की। ठीक, एग्जांपल कौन कौन से होंगे लिख लीजिएगा। दोज केमिकल सब्सटेंस विच कॉजेज म्यूटेशन कॉल्ड केमिकल म्यूटाजेन। एग्जांपल कौन सा होगा बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल कौन सा होगा? नाइट्रस एसिड, HNO2। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक ना बेटा, ये एग्जांपल्स होंगे। ठीक, ETC कर सकते हो आप। ये 3 एग्जांपल सफिशिएंट है आपके लिए, और कुछ नोटेड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट आप कर सकते हो। तो ये बात थी बेटा म्यूटाजेन की। म्यूटाजेन कहते किसे हैं? म्यूटाजेन कितने टाइप का होता है? एक फिजिकल होता है, एक केमिकल म्यूटाजेन होता है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको ना बेटा? अब बात करते हैं कुछ नोटेड पॉइंट की। एक नोट डालिएगा और नोट पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक, चलिए, एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, कैपिटल N.E. बोरलॉग। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? डॉक्टर N.E. बोरलॉग ने वीट की सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी म्यूटेशन के थ्रू। ठीक, म्यूटेशन के थ्रू बनाई थी। वो कौन सी वैरायटी थी? सारबती सोनारा। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। ठीक, और सारबती सोनारा एक हाइब्रिड वैरायटी थी जो म्यूटेशन से बनाई गई थी डॉक्टर N.E. बोरलॉग द्वारा। और वो किसकी वैरायटी थी बेटा? वीट की, गेहूं की। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी म्यूटेशन का एक एग्जांपल है। ठीक, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और एक आपने सुना है एंटीबायोटिक, आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, आई थिंक माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में। एंटीबायोटिक आपने नाम सुना है। सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी पेनिसिलियम नोटैटम नाम के फंगस से। ठीक, जो केमिकल सब्सटेंस मिलता था। अब जब इन्होंने देखा कि पेनिसिलिन का प्रोडक्शन जो है इस फंगस से होता है,
इन्होंने क्या किया, उस फंगस पे यूवी रेस पास कराई, तो यूवी रेस के पास कराने से म्यूटेशन हुआ, जिससे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। तो एक चीज़ ये भी पता चली कि प्लांट के केस में कहीं ना कहीं म्यूटेशन बेनिफिशियल भी दिखता है, लेकिन ह्यूमन के केस में अभी तक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कहीं भी बेनिफिशियल नहीं दिखा है, हार्मफुल मैक्सिमम टाइम दिखा है। जैसे आपको एक मूवी दिखाई गई होगी हल्क, ठीक, एवेंजर आपने देखी होगी, जो उसमें हल्क का रोल अदा करता है वो गामा रेस से अफेक्टेड होता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कोई बच नहीं पाया गामा रेस के इफेक्ट से, बट उसको दिखाया गया है। एक हाइपोथेटिकल केस है, परिकल्पना की गई, अगर मान लो कोई गामा रेस के इफेक्ट से बच जाता है तो उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिया गया है, एक्चुअल में वो आएगा कि नहीं आएगा ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक। वो केवल आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपकी नॉलेज के लिए आपको दिखाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक बेटा। तो ये रही म्यूटेशन से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जेनेटिकल डिसऑर्डर, पूरी कोशिश है बेटा उसको फुल्ली कवर करेंगे, उसमें कुछ छूटने ना पाए, और शायद उम्मीद है क्योंकि मैं कहता हूँ और मुझसे हो नहीं पाता, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं जो चीज़ कहता हूँ वो टाइम पे हो नहीं पाता, इसलिए मैं कहना ही नहीं चाहता हूँ ताकि वो टाइम पे हो जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जब मैं कह देता हूँ तो वो नहीं होता, और जब नहीं कहता हूँ तो टाइम पे हो जाता है। तो पूरी कोशिश है कि जो लास्ट है वो फुल कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक। और इसके बाद जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर समझ में आएगा तो आपको डीएनए बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी, ठीक। वहाँ से हम प्रॉपरली इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, तो उसको भी नेक्स्ट जल्दी उसको वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका भी। अभी तक के लिए आप इस म्यूटेशन को कवर करिए, यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, थैंक यू बेटा।